Hello students, how are you? Once again welcome back in my physics class। और आज क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन को मैं आगे बढ़ाते हुए आ रहा हूं हीट इंजन पर। पिछले चैप्टर में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट, मेयर्स फॉर्मूला, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। और आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द हीट इंजन। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हीट इंजन? हीट इंजन के बारे में कहा गया है कि अगर आपको वैसे ही याद आ रहा है इंजन जो ट्रेन्स में होते हैं वो क्या करते हैं। अगर सबसे पहला इंजन याद होगा स्टीम इंजन, तो उसमें क्या होता था, कोल को वाटर के साथ बर्न करते थे, कोल को बर्न करते थे और स्टीम क्रिएट कराते थे। तो हीट से, हीट होती थी ना, हीट के थ्रू स्टीम क्रिएट कराते थे और उस स्टीम का यूज करते थे पिस्टन को मूव कराने में, और जिससे क्या होता था, इंजन मूव करता था। कहने का मतलब हीट एनर्जी, कोल को हॉट गर्म किया, हीट प्रोड्यूस हुई और उससे इंजन मूव करता था, यानी मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब हम कह सकते हैं हीट इंजन, नोट करिएगा, हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स योर हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अब इंजन में क्या क्या चीजें हो गई, क्या क्या चीजें हो गई। पहली तो हो गई आपकी सोर्स, पहला हुआ सोर्स। ठीक है, तो सोर्स मतलब जहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही, जहां से हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है, तो ये हाई टेम्परेचर पे होगा। दूसरा पार्ट क्या होगा, वर्किंग सब्सटेंस। अब वो हीट जो है उस वर्किंग सब्सटेंस से हीट प्रोड्यूस होगी और जो हीट मैकेनिकल वर्क कराएगी। और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट आपका है सिंक। सिंक का मतलब भाई जो आपने सोर्स से हीट ली, वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू वर्क हुआ और जो बची हुई हीट है उसको ट्रांसफर कर दिया सिंक में। कहने का मतलब हम अगर नॉर्मली बात करें तो कहते हैं हीट इंजन में, हीट इंजन के तीन पार्ट होते हैं, दे आर थ्री पार्ट्स ऑफ द हीट इंजन। पहला है सोर्स, दूसरा है सिंक और तीसरा है वर्किंग सब्सटेंस। सिस्टम के थ्रू बताया मैंने पहले बताया था सोर्स, फिर वर्किंग सब्सटेंस, फिर सिंक, लेकिन हम एक पैटर्न पे डिफाइन करते हैं, तो सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सब्सटेंस। नेचुरली सोर्स का टेम्परेचर हाई है और ये एक हीट रिजर्वायर है, हाई टेम्परेचर पे यहां से हीट ली जाती है। वर्किंग सब्सटेंस यानी इंजन के अंदर का जो वर्क हो रहा है वो अपना वर्क करता है, वहां पर यूज होता है। और वर्किंग सब्सटेंस में जैसे स्टीम इंजन में कोल था, वाटर था, या आजकल के पेट्रोल इंजन में फ्यूल, वेपर्स आर द वर्किंग सब्सटेंस, और जिनसे हम आगे का मैकेनिकल वर्क कराते हैं। और फिर थर्ड वन इज अ सिंक। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने आपको समझा दिया। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट इट टेक्स टाइम टू राइट ऑन द बोर्ड, तो मैंने इसलिए इसको यहां बोर्ड पर लिख दिया है, आप पॉज करके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूं एक एक पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, वर्क करेगी, राइट। इट हैज थ्री एसेंशियल पार्ट्स। नंबर वन सोर्स। सोर्स देखिए मैंने बना रखा है इंजन, ये है सोर्स, ये है सिंक और ये है वर्किंग सब्सटेंस, राइट। अब देखिए सोर्स, इट इज अ हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। सोर्स हाई टेम्परेचर T1, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज सपोज टू हैव हाई थर्मल कैपेसिटी, मतलब इस सोर्स की थर्मल कैपेसिटी बहुत हाई मानी गई है। क्यों कहते हैं, इट इज सपोज टू हैव हाई थर्मल कैपेसिटी सो दैट द एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। कोई किसी भी अमाउंट की हीट ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन टेम्परेचर इसका चेंज ना हो, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। हाई थर्मल कैपेसिटी का बेनिफिट ये है, कहते हैं इट इज सपोज टू हैव हाई थर्मल कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट without change in its temperature, and this is only because of the high thermal capacity, right? उसके बाद सिंक, ये हमारा लोअर पार्ट है सिंक का।
कहते हैं इट इज अ हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर T2, सिंक टेम्परेचर T2, लो टेम्परेचर हैज क्या, सिंक हैज, या कह सकते हैं इट हैज हाई हीट कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड। यहां से ड्रॉ करिए सोर्स से और सिंक में ऐड करिए विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। ये तो लिखा है इट हैज हाई हीट कैपेसिटी सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट और लास्ट वन इज द वर्किंग सब्सटेंस एनी मटेरियल में भी सॉलिड लिक्विड, इसमें बताया था कोल है, वाटर है, फ्यूल्स है, ठीक है, गैसेस है, तो पेट्रोल डीजल ये सब ना, तो ये सब फ्यूल का काम करते हैं, दैट इज द वर्किंग सब्सटेंस। एनी मटेरियल सॉलिड लिक्विड और गैस which performs mechanical work when heat is supplied to it is working substance, is working substance, right? तो this is about the heat engine, basic concept. अब एक चीज और देखिए क्या होता है कि सोर्स हाई टेम्परेचर से है तो देख जाइएगा यहां से हीट वर्किंग सब्सटेंस को मिलती है एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज Q1, राइट। उसके बाद यहां वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क, वर्किंग सब्सटेंस अपना वर्क कराता है और जो रिमेनिंग हीट है दैट गोज टू सिंक, जिसको हम लोगों ने Q2 कहा है। Q1 हीट इज टेकन फ्रॉम द सोर्स बाय द वर्किंग सब्सटेंस and Q2 heat is given to the sink, right? ये हो गया। अच्छा अब मैं केवल इतना बता दे रहा हूं कि हीट इंजन्स आर ऑफ द टू टाइप्स, वन इज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड सेकेंड वन इज इंटरनल कंबशन इंजन। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल कंबशन इंजन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये क्या है, व्हाट आर दीज? इंटरनल एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है? देखिए जहां पर हीट का प्रोडक्शन आउटसाइड होता है, कंटेनर सिलेंड्रिकल ये सब्सटेंस है ना, वर्किंग सब्सटेंस, यहां पर हीट का प्रोडक्शन अगर आउटसाइड हो रहा है तो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। और इंटरनल जहां पर हीट का प्रोडक्शन इनसाइड होता है दैट इज इंटरनल कंबशन इंजन। जैसे आप देखिए कि स्टीम इंजन में एक अलग हीट प्रोड्यूस होती थी कोल को बर्न करके, तो एक्सटर्नल कंबशन हो गया। लेकिन आपका जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन, आपकी बाइक में, कार में, वो पिस्टन के अंदर वही सब इनसाइड सिलेंडर के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, बर्निंग वेपर्स हैं। स्ट्रोक्स के इंजन आते थे, 4 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक ना, दैट वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन केवल इतना समझिए कि पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, इन सब में इंटरनल हीट कंबशन होता है और वहां क्या होता था, एक्सटर्नल, बाहर दिखाई देता था कि वो जो आपका ड्राइवर है वो कोल डालता था आगे, वो चलता था, हीट प्रोड्यूस होती थी, वाटर वेपर्स मतलब वाटर हीट होकर के स्टीम कन्वर्ट होता था, वो स्टीम थ्रू पिस्टन ट्रांसफर होती थी, पिस्टन को शिफ्ट कराती थी, एक्सटर्नल कंबशन। लेकिन यही काम जब अंदर हो रहा है जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, तो ये हमारे इंटरनल कंबशन। तो फिर ध्यान से सुनिएगा, हीट इंजन आर ऑफ द टू टाइप्स, नंबर 1 एक्सटर्नल कंबशन इंजन, नंबर 2 इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये जो मैंने बताया नोट करिएगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बताया था टाइप्स ऑफ इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन, वो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी है क्या? आप एक चीज देखिए, मैं यहां से बना रहा हूं, ये आपका सोर्स, सिंक, वर्किंग सब्सटेंस, यहां से हीट ली जा रही है Q1, बची हुई हीट जा रही है Q2। तो अब क्या हो रहा है, ये हाई टेम्परेचर T1 पर है, ये लो टेम्परेचर T2 पे है, तो क्या हुआ, सोर्स से हीट Q1 ली गई बाय द वर्किंग सब्सटेंस,
ठीक है, और उसके बाद जो बची हुई है वो भेज दी गई सिंक में। तो अब जो वर्क हुआ वो किस अमाउंट ऑफ हीट से हुआ, तो वर्क, इसका मतलब W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, यहां पे लिखता हूं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यस, यही तो हुआ, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम यार, वर्किंग सब्सटेंस वर्क होगा ना, किससे होगा, Q1 हीट एब्जॉर्ब की। हाँ, अगर Q2 बिल्कुल यहां पूरी की पूरी हीट एब्जॉर्ब हो जाए, वर्क में यूज हो जाए, तो W इज इक्वल टू Q1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे बात करेंगे, जो यहां हीट एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, एंड दैट गोज टू सिंक। तो वर्क किससे हुआ, Q1 माइनस Q2। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो अब एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो कहते हैं efficiency of heat engine is the ratio of net work done by the engine, net work done by the engine, that is W, and the heat absorbed from the source is the efficiency. efficiency को हम ईटा से डिनोट करें तो ईटा इज इक्वल टू W बाई Q। एक काम करता हूं, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं ताकि हमको और कुछ लिखने में आसानी रहेगी। ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q। क्या है ये, इट इज ये लिखा है द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन बाय द इंजन इन वन साइकिल टू द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। तो W क्या हुआ, नेट वर्क डन बाय इंजन अपॉन Q1, दैट इज heat absorbed by C, यानी W by Q1। अब W क्या है, बट W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 क्यों हुआ, क्योंकि सोर्स से Q1 हीट लिया और कुछ तो डेफिनेटली Q2 जा रही है, सिंक में जा रही है, वेस्ट। पूरी की पूरी हीट जो यहां से ली जा रही वो टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही। अभी हम आपको बताएंगे आगे सेकंड लॉ, उसमें समझाएंगे। तो टोटल हीट कन्वर्ट नहीं हो रही तो कुछ वेस्ट हो रहा, तो वर्क डन किससे हो रहा, Q1 माइनस Q2 से। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 बाय Q1, राइट। अब देखो, जैसे हम कहें, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 बाय Q1, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, एक बात यही समझा रहा हूं, Q2 क्या है, हीट गिवन टू द सिंक। अगर हीट गिवन टू द सिंक इज 0, Q2 0 हो जाए, Q2, तो W क्या हो जाएगा, Q1। पूरा वर्क जो हीट ले रहे पूरा वर्क कर रहा, कोई वेस्ट नहीं हो रहा, और ऐसी कंडीशन में इंजन क्या हो जाएगा, आइडियल। ठीक है, इन दिस कंडीशन द इंजन विल बी आइडियल हीट इंजन, और जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर से देखिए, तो क्या होगा, इफ ये तो हमारा एफिशिएंसी हो गया, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यहां से शुरुआत करें, ये भी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1 या Q1 माइनस Q2 बाय Q1। कहते हैं इफ Q2 इज इक्वल टू 0, यानी सिंक को गई हीट 0 है, तो ईटा क्या आ जाएगा, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन Q1, दैट इज 0, यानी 1। ईटा इज इक्वल टू 1 और एफिशिएंसी 1, ईटा 1 का मतलब एफिशिएंसी विल बी 100%। और वो क्या होगा, इन दिस कंडीशन, in this condition heat engine will be ideal। और आइडियलिटी कहीं पॉसिबल है ही नहीं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं आपसे। तो इसका मतलब एफिशिएंसी 1 का मतलब 100%, यानी आइडियल हीट इंजन, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब Q2 0 नहीं होगा, Q2 0 नहीं होगा मतलब
हीट सिंक में जाएगी। इसका मतलब जो सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वर्किंग सब्सटेंस, वो पूरी की पूरी आपका वर्क नहीं कन्वर्ट कर पा रही है, जो कि रियल इंजन की कंडीशन है। आइडियल इंजन की कंडीशन में पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट हो जाएगी, Q2 0 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ बताया। तो एफिशिएंसी आपके डेफिनेशन है रेशियो ऑफ दिस, यहां पे दिया हुआ ये एफिशिएंसी है। मैंने एक स्पेशल कंडीशन एडवांस कर दिया, अगर Q2 0 मान ले तो एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, तो आइडियल इंजन होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स। राइट, वीडियो पॉज करके नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं बताने जा रहा हूं दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 limitations are written here. पहला है, it does not indicates the direction of transfer of heat. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हीट की ट्रांसफर का डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल दैट हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर। यस, लो टेम्परेचर की बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी की ओर हीट का फ्लो होना, इस बारे में फर्स्ट लॉ कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, यानी डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाई से लो जा रहा है तो लो से हाई में क्यों नहीं जा रहा है, नथिंग अबाउट इट। सेकेंड, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कंडीशंस अंडर विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। It does not tell anything about the conditions under which heat can be converted into mechanical work. कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे मैं इसको फेंकता हूं, यहां से जाता है, थोड़ी दूर चलने के बाद देखिए रुक जा रहा है, मूव करता है और रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेस। तो अब क्या हो रहा, जब ये चल रहा था, चलता चला जा रहा था, जब जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी कुछ, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अभी जाकर के रुक गया, क्यों रुक गया? फ्रिक्शन की वजह से। तो कहां गई इसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी। कहने का मतलब, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर मूव कर रहा है, किसी सरफेस पर फ्रिक्शन के साथ मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है? थोड़ी दूर जाकर के वो रुक जा रहा है। इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही है आपकी हीट एनर्जी में। तो क्या ये हीट एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और रुका हुआ ऑब्जेक्ट फिर से चलने लगे क्या? या चलते ही जैसे फ्रिक्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो हीट एनर्जी फिर से कन्वर्ट होकर के काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाए और बॉडी मूव करती रहे। ऐसा पॉसिबल है? इस बारे में भी फर्स्ट लॉ को इंफॉर्मेशन नहीं देता। और अभी मैंने हीट इंजन में बताया था ना कि जो आइडियल इंजन होगा, तो सोर्स से जो भी हीट आ रही है वो पूरी तरीके से, जो हीट ले रहा है सोर्स से, वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो थर्ड के बारे में कहते हैं, इट डज नॉट इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूअसली। यस, ठीक है। इसका मतलब हुआ, मैं पहले बता चुका हूं कि जो हीट इंजन सोर्स से हीट ले रहा है, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ पार्ट उसको सिंक में भेजना ही होगा। अब इस बारे में भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। तो स्टूडेंट्स क्या करिए, अभी तीनों लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ लिखे, तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए फिर आगे एडवांस करते हैं और हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशंस थी, उसके बाद सेकेंड लॉ आया आपके सामने, और देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ। फर्स्ट इज द प्लैंक कैल्विन स्टेटमेंट या कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एंड सेकेंड वन इज द क्लाउसियस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है। अब दोनों की कहानी अलग अलग है और दोनों ही एक अलग अलग डिवाइस के लिए फिट बैठते हैं। तो जैसे कि आपका यहां पे मैं कहता हूं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सुनिएगा और समझिएगा।
it is impossible to construct an engine which will produce no effect other than extracting heat from a reservoir and perform an equivalent amount of heat. कहने का मतलब रिजर्वायर यानी सोर्स से कैन नॉट विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट, यानी सोर्स से हीट ले करके इसके अलावा कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी सिंक में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। और जब सिंक में ट्रांसफर नहीं होगा तो ये कहते हैं एंड परफॉर्म एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी जो एनर्जी आपके सोर्स से ली है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो। इस तरीके का कोई भी इंजन कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेटमेंट जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सच टाइप ऑफ इंजन विच कैन प्रोड्यूस इक्विवेलेंट वर्क फ्रॉम द हीट extracted from the reservoir that is the source। स्टेटमेंट वही है और ये एप्लीकेशन हम हीट इंजन के कन्वर्जन में एप्लीकेबल देखते हैं। ठीक है, यानी जो भी हीट इंजन है लॉस है वहां पे सिंक में, अभी मैंने बताया था सिंक में जाएगा थोड़ी देर पहले जब बता रहा था इंजन के बारे में, यानी जो भी सोर्स से हीट एब्जॉर्ब होगी डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक में जाना ही जाना है। पूरी तरीके से सोर्स से एब्जॉर्ब की गई हीट को इक्विवेलेंट वर्क में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। एंड दिस इज योर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और जो कि हीट इंजन के प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेबल है, जो वहां पे बताता है कि हाँ बिल्कुल सही है और ऐसा कोई हीट इंजन बना भी नहीं है विदाउट लॉस। राइट, एक्सप्लेन करेंगे आइडियल हीट इंजन इसी को लेते हुए। इसमें कहते हैं पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एक हम आइडियल इंजन बनाएंगे जिसमें हम पॉसिबल दिखाएंगे और उसको हम कहेंगे कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है क्लाउसियस स्टेटमेंट, और ये कहते हैं भाई आपको मालूम है हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर, है ना। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर से बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर बिना किसी एक्सटर्नल मैकेनिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बिना एक्सटर्नल मैकेनिक्स के लो बॉडी के टेम्परेचर से हाई बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है बिना एक्सटर्नल मैकेनिक्स। रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है? जो भी गुड्स आप रखते हैं, जो भी सामान रखते हैं जिसको आप कूल करना चाहते हैं, तो लो टेम्परेचर है। अब कंप्रेशर की हेल्प से देखो, अब जो भी आपने रखा उसमें एप्पल, ब्रेड या जो भी कुछ मिल्क रखा, कोल्ड ड्रिंक रखी, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर की है, तो उसको कूल करना है, तो उसमें रखे रखे कूल अपने आप से नहीं हो सकती, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कंप्रेशर लगाया जाता है। तो बिना कंप्रेशर के उससे हीट एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकना थ्रू द कंप्रेशर, ठीक, इट इज इम्पॉसिबल। और ये स्टेटमेंट है आपका क्लाउसियस स्टेटमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी फ्रॉम अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, राइट। और ये रेफ्रिजरेटर में काम आएगा। संभव नहीं है तो रेफ्रिजरेटर कैसे बनेगा, यानी कोल्ड ड्रिंक ठंडी कैसे होगी, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको कूल रखना है कैसे कूल रहेंगे, उसके लिए आपको एक्सटर्नल मैकेनिक्स लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज नोन एज हियर व्हाट? कंप्रेशर, राइट। तो दीज आर द टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि कैल्विन प्लैंक्स लॉ है, ये आपके हीट इंजन को डिस्क्राइब करता है, और सेकेंड रूल जो कि क्लाउसियस स्टेटमेंट है, ये आपके रेफ्रिजरेटर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए। और व्हाट आई थिंक इज दैट
अच्छा, मैं दो चीजें और बता देता हूं आपको, फिर आज यहीं पे काम रोक दूंगा। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। यस, ओके स्टूडेंट्स, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सीधी सीधी सी बात है कि जब हम यहां से चल करके जिस ट्रैक से यहां पहुंच रहे हैं वापस से रिट्रेस करें तो ठीक इसी ट्रैक पे होकर के अगर वापस आ रहे हैं देन दिस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो दैट इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप देखिए, जैसे एक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर दिखाऊंगा। ये कंटेनर है, ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन की अलग अलग कंडीशंस हैं। पहले क्या कर रहा हूं मैं, यहां से इसको क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, और उसके बाद यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्सपेंशन। ठीक है, यहां पे क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, देखिए, ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अब देखिए ध्यान से, जब मैं क्या कर रहा हूं कि एक कंटेनर में गैस है और पहली कंडीशन ये है 1 2 3 4। अब इस कंडीशन में क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम को प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, 3 वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उन्हीं वेरिएबल्स को लेते हैं। तो अगर इस कंडीशन में कंप्रेशन यानी P1 V1 T1, हमने इसको प्रेस करके 2 स्टेज पे आए तो P2 V2 T2 हो गया। फिर कंप्रेस करके 3rd स्टेज पे आए तो P3 V3 T3, और 4th स्टेज पे आते हैं तो P4 V4 एंड T4 स्टेज आ रही है। यानी इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, तो 1 2 3 4, तो इनके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यहां मार्क किए गए। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन। इसके बाद हम अगर इसको एक्सपेंशन करें, रिवर्ट करें, रिवर्सिबल प्रोसेस, और जब मैं रिवर्स कर रहा हूं तो यहां का जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या हो, यही क्या चीज, P1 सॉरी P4 V4 T4। देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं P4 V4 और T4, राइट, P4 V4 और T4। अंदर से थोड़ा लिखता हूं P4 V4 T4। जब ये वापस जा रहे हैं, यहां से रिवर्स कर रहे हैं, तो यहां पे P3 V3 T3, यहां पे P2 V2 T2, और यहां पर वापस आते ही P1 V1 T1। अगर यहां से जाने में हर स्टेज पे 1 2 3 4 पे जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, रिवर्स कंडीशन में वापस आते समय अगर वही प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे मिलते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगा। ये तो इससे समझ में आ गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखा रहा हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब यहां से जाकर के जिसको वापस ले जा सकते हैं, कैन बी मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन, वापस जा सकता है। अगर ये पिस्टन आकर यहां की जाम हो जाता, वापस नहीं जा सकता था, तो हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे, राइट। विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन बाय वेरिएशन इन इट्स कंडीशंस सच दैट एनी चेंज अकरिंग इन एनी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्स्ड इन द corresponding part of the reverse process is reversible process। जो यहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, रिवर्स आते समय वहां पर भी वही प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हो कहीं पे भी, किसी भी पार्ट में, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और अगर यहां पर लिखते हैं मेड रिवर्स डायरेक्शन इन कंडीशंस सच दैट अकरिंग इन द पार्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस इट नॉट एग्जैक्टली, यहां पे एग्जैक्टली की जगह नॉट एग्जैक्टली, तो इरिवर्सिबल होगा। मैंने लिखा भी है एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, कैन नॉट बी रिवर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन एग्जैक्टली
इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर यहां प्रेशर P4 V4 की जगह ये वेरिएशन हो जाए, यहां कुछ और हो जाए, यहां कुछ और हो जाए, यहां पे कुछ और हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। और रिवर्सिबल प्रोसेस तो एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है, तो आइडियल कंडीशन होगी, मैंने आपको साफ साफ बता दिया। हाँ, इरिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लग जाता है तो रस्ट वापस आयरन नहीं कन्वर्ट होगा एग्जैक्टली। डिफ्यूजन ऑफ गैस और डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये प्रोसेस ऐसे हैं कि इनका रिवर्स करिए तो एग्जैक्टली उसी तरीके से वापस नहीं आएगा, एंड दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट the engines that are the Carnot heat engine and Carnot refrigerator। तो अभी आप क्या करिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।